ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। दुनिया भर की चिंता बढ़ाते ट्रंप। और आप देखेंगे जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं ना ट्रंप, तब से इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि दुनिया भर में एक तरह से चिंता बनी हुई है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप रात में सोते हैं और सोते सोते उन्हें कोई सपना आता है, उसे वो ऐलान कर देते हैं सुबह। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम कराने के दोनों प्रयासों को लेकर यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के मित्र देश गहरी चिंता में है। युद्ध विराम के जरिए शांति स्थापित कराने की ट्रंप की बेताबी किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन इस वैज्ञता के लिए वह जो कीमत चुकाने को तैयार हैं, उसकी वजह लोगों की समझ से परे है। गाजा में वह फलस्तीनियों और उनके देश के अस्तित्व को संकट में डालकर और दुनिया का विरोध और निंदा झेलकर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खुली छूट देने को तैयार है, ताकि नेतन्याहू खुद को और अपनी सरकार को बचाए रख सकें। यूक्रेन में वह उसकी 20% जमीन पर कब्जा किए बैठे पुतिन पर जमीन वापस करने और हमलों से बिना किए विनाश की भरपाई का कोई दबाव डाले बिना युद्ध विराम कराना चाहते हैं। यह भी संभव है कि वह पुतिन की इस शर्त को मान लें कि यूक्रेन को ना तो कभी नाटो की सदस्यता मिलेगी और ना ही उसकी रक्षा के लिए नाटो की सेना वहां जा सकेगी। हो सकता है कि इसके लिए यूक्रेन की जनता की राय लेने की रस्म भी निभाई जाए और जिसमें रूस को भी खेलने की पूरी छूट मिले। और देखिए, नाटो की बात करें तो कहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, नाटो इसमें एक बड़ी वजह है। मैं बात कर रहा हूं द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं। देखिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, अरब और खाड़ी देशों में ट्रंप की गाजा नीति का विरोध करने की हिम्मत नहीं नजर आती है। हमास और हिजबुल्लाह की कमर टूटने और सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद ईरान भी चुप है। हालांकि उसने ट्रंप की शर्तों पर परमाणु समझौता करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन ट्रंप यमन की यूथियों की कमर तोड़ने की मुहिम छेड़कर उस पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। पुतिन के साथ संबंध बहाल होने के बाद संभव है कि ईरान पर रूस का भी दबाव डलवाया जाए, लेकिन पुतिन से शांति के लिए यूरोप के देश यूक्रेन की बलि देने को तैयार नहीं है। हंगरी, सर्बिया, स्लोवाकिया और बुल्गारिया जैसे कुछ यूरोपीय देश रूस के साथ शांति की हिमायत करते हैं, परंतु तभी तक जब तक उन्हें नाटो का संरक्षण प्राप्त है। रूस की सीमा से लगते फिनलैंड और पोलैंड जैसे देशों और पश्चिमी यूरोप के देशों को पुतिन के इरादों पर भरोसा नहीं है। उधर आप देखते हैं कि उधर जर्मनी ने रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, हर देश नाटो के बजट में अपना योगदान और रक्षा खर्च बढ़ाने वाला है। और ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु कवच को यूरोप के देशों के लिए उपलब्ध कराने पर भी विचार हो रहा है, ताकि अमेरिका के परमाणु कवच पर निर्भरता को कम किया जा सके। आप देखिए, इस तरह तेजी से कोई नीति बदलता है। एक समय तक आपने देखा है कि यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हुआ था अमेरिका और यूक्रेन को मदद कर रहा था। एकाएक आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए, नई सरकार आई और वो पीछे हटने लगे और उन्होंने आप देखिए जो भी मदद दे रहे थे उससे भी रोक दिया। और इसके विपरीत ट्रंप परमाणु हथियारों के अप्रसार की मुहिम छेड़ना चाहते हैं। रूस के साथ संबंध बहाल करने के पीछे भी उनका एक उद्देश्य परमाणु अप्रसार की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना है। और आप देखिए, ट्रंप का कहना है कि वह चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे अन्य परमाणु शक्तियों को भी अप्रसार बाताओं में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि वह जिस तरह की युद्ध विराम कराना चाहते हैं, उनका असर ठीक इसके विपरीत होता दिखता है। यूक्रेन पर हमला होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है और रूस दुनिया की बड़ी परमाणु शक्ति है। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन दुनिया की तीसरे नंबर की परमाणु शक्ति था। 1994 की बुडापेस्ट विज्ञप्ति के आधार पर उसने अपने परमाणु हथियार त्याग कर रूस को दे दिए थे। बदले में उसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने सुरक्षा की गारंटी दी थी। सुरक्षा की गारंटी देने वाले रूस ने ही 2014 में हमला करके उसका क्रीमिया प्रायद्वीप छीन लिया। 2022 में आप देखते हैं कि फिर हमला किया, जो आज तक जारी है। ना सुरक्षा की गारंटी देने वाला अमेरिका उसके बचाव में आए और ना ही ब्रिटेन, क्योंकि हमलावर रूस एक बड़ी परमाणु शक्ति था। और एक और कहते हैं ना इसीलिए कि हमें अपनी दम पर खड़ा होना चाहिए, दूसरे के भरोसे कब तक हम लोग चल सकते हैं।
नाटो जैसे मित्र देशों के गठबंधन के बचाव से हाथ खींचने की ट्रंप सरकार की नीतियों के कारण भी न केवल यूरोप के देशों को अपना परमाणु कवच और मजबूत करने के बारे में सोचना पड़ रहा है, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब जैसे और भी कई देश परमाणु होड़ में शामिल होने की सोच रहे हैं। और भारत के समक्ष तो चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती है। हालांकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस के साथ साथ चीन की भी परमाणु अप्रसार की पहल में शामिल हो, लेकिन जिसे आप तकनीक और व्यापार युद्ध का निशाना बना रहे, वह आपके कहने पर अपना परमाणु कवच क्यों कमजोर करेगा। और चीन जिस गति से परमाणु हथियार बना रहा है, उसके चलते 2 दशक के भीतर ही अमेरिका और रूस की बराबरी पर पहुंच जाएगा। यह भारत के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द होगा, क्योंकि आप देखिए हमारे पड़ोसी है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। पाकिस्तान से आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। और आप देखिए फिलहाल तो भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रंप की व्यापार नीति है। उन्हें लगता है कि बहुत से देशों ने अमेरिका माल पर शुल्क लगाकर उसे तो अपनी मंडियों में आने नहीं दिया और अपना माल अमेरिकी मंडियों में बेचकर अमेरिकी उद्योगों को चौपट किया है। इसलिए वह 2 अप्रैल से हर देश पर जवाबी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। यानी जितना टैरिफ आप अमेरिका के माल पर लगाएंगे, अमेरिका उतना ही आपके माल पर लगाएगा। भारत के दवा और मोटर पार्ट उद्योगों पर इसका तत्काल बुरा असर पड़ेगा। आगे चलकर भारत के नवोदित सेमीकंडक्टर उद्योग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका के माल पर टैरिफ कम करने या हटाने के अलावा भारत अपने माल के लिए दूसरी मंडियां तलाश कर सकता है, पर इसमें समय लगेगा। ट्रंप इस व्यापार युद्ध के कारण अब हर देश अपनी मंडियां बचाने के लिए संरक्षण का सहारा लेगा। अर्थशास्त्रियों को शंका है कि संरक्षणवाद की इस लहर से पिछले 3 दशकों में मुक्त व्यापार से हुई प्रगति धीमी पड़ सकती है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत को अपना अधिक से अधिक माल विदेश में बेचकर वह पूंजी कमाने करने की सख्त जरूरत है, जिसके बिना लोगों का जीवन स्तर सुधारा नहीं जा सकता है। चीन ने 4 दशकों तक लाखों करोड़ का व्यापार लाभ कमाया है, उसी के बल पर वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। लेखक व BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका है नाम क्या है, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है शिवकांत शर्मा के द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। और कहते हैं कि अमेरिका बड़ा स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी मित्र है एक तरह से। और आप देखिए अफगानिस्तान को बर्बाद करके निकल गया, छोड़ गया वहां के लोगों को मरने के लिए। इसी तरह यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। न्यायपालिका के गले पड़े अधजले नोट, ये आपने देखा ना, आपने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर लगी आग बुझाने के दौरान नोट जलने की घटना का जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक किया गया, उसमें एक दमकल कर्मी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। सच है कि आग न्यायपालिका के प्रति भरोसे को लग गई, क्योंकि इस घटना ने से यह धारणा प्रबल हुई है कि न्याय बिकता है। और यह अभी सामने आना शेष है कि इस मामले का सच क्या है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने को निर्दोष बता रहे हैं। वह खुद को फंसाए जाने की साजिश की ओर संकेत कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के दौरान अधजले नोट मिलने का मामला होली की रात यानी कि 14 मार्च का है। 21 मार्च को यह खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया। इस खबर पर उसकी ओर से यह स्पष्ट किया गया कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, और उसने यह भी साफ किया है कि इस प्रस्तावित फैसले का नकदी कांड से कोई लेना देना नहीं है। यह वाकई ऐसा था तो फिर उस पर विचार हुआ ही क्यों। और इस अनुत्तरित प्रश्न के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की ओर से कराई गई प्रारंभिक जांच सार्वजनिक कर दी है। इसी में जस्टिस वर्मा के घर लगी आग बुझाने के समय की वीडियो और फोटो देखे थे, और फिर यह खबर आई कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में न्याय काम देने से रोक दिया गया। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने की खबर आई। जस्टिस वर्मा इसके पहले वही न्यायाधीश थे। और आप सोचिए, अगर न्यायपालिका पर इस तरह के आरोप लगने लग जाएं, न्यायाधीशों पर इस तरह के आरोप लगने लग जाएं, और अगर वो सही साबित होने लगे, तो हमारी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोगों का अभी भरोसा है कि कोर्ट में, अदालतों में उन्हें फैसला मिलेगा। अगर उन्हें मालूम चले कि वहां भी भ्रष्टाचार हो गया, तो लोग अदालत भी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यदि जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाते तो वरिष्ठतम क्रम में उनका नंबर 9वां होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में वह 30वें नंबर पर थे। स्पष्ट है कि उन्हें पदोन्नत किया जा रहा है। यदि उनका आचरण संदेह से परे है तो उनकी पदोन्नति क्यों और आप देखते हैं यदि संदेह से भरा है तो केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापसी क्यों। ऐसे सवालों के बीच जजों की एक 3 सदस्यीय समिति ने नकदी कांड की जांच शुरू कर दी है, लेकिन उसे कोई समय सीमा नहीं दी गई है। यह आशा तो है कि जांच जल्दी होगी, और आप देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि अतीत के ऐसे मामलों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों से
घिरे जजों को दंडित करने में कभी कोई उत्साह नहीं दिखाया। अगस्त 2008 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जज निर्मलजीत कौर के घर 15 लाख रुपए देने का एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में पता चला कि यह पैसा तो जज निर्मल यादव के पास जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई। उसने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई ने जब जज के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी तो वह उसे नहीं मिली। इसके बाद जब उसकी क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया तो 2011 में उसने फिर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। इस बार उसे अनुमति मिली, लेकिन इस मामले का निस्तारण अब तक नहीं हो सका। एक अन्य मामला दिल्ली हाईकोर्ट के जज सामित मुखर्जी का है। 2003 में आप देखेंगे उन पर एक बिल्डर से पैसा लेकर उनके पक्ष में फैसला देने का आरोप लगा। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन इस मामले का भी निस्तारण अब तक नहीं हो सका। ऐसे अनेक मामले हैं और वे यही बताते हैं कि यदि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा कोई जज स्वतः इस्तीफा न दे तो उसे हटाना बहुत मुश्किल है। इसका पता इससे चलता है कि आज तक उच्चतम न्यायपालिका के किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया जा सका। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते हैं। चूंकि उच्चतम न्यायपालिका के जजों को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसलिए पुलिस अपने स्तर पर उनके खिलाफ किसी मामले में जांच नहीं कर सकती है। यह उचित ही है कि लेकिन उसके नाम पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे किसी जज की जांच और उसे दंडित करना दुरूह हो जाए। यह तब तक दुरूह बना रहेगा जब तक कि जजों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के साथ यह तय करते रहेंगे कि गंभीर आरोपों से घिरे किसी जज के खिलाफ जांच हो या नहीं, अथवा उससे इस्तीफा मांगना या नहीं। और यह स्थिति उस कॉलेजियम व्यवस्था के चलते है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं और जो अन्य किसी प्रतिष्ठित लोकतंत्र में नहीं दिखती है। 2014 में इस कॉलेजियम के स्थान पर सभी दलों की सहमति से संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने की पहल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया। हो सकता है कि इस आयोग में कोई खामी हो, लेकिन आखिर उसे दूर करने के बजाय पूरी प्रक्रिया को ही खारिज किया गया है। कॉलेजियम व्यवस्था के चलते उच्चतम न्यायपालिका के जज एक ऐसे समूह का हिस्सा बन गए और जिसके कामकाज में सरकार का कोई भूमिका नहीं है। बात बात पर जवाबदेही, पारदर्शिता की जरूरत जताने वाले जज किस तरह खुद इससे बचना चाहते हैं, इसका एक उदाहरण यह है कि उन्होंने यह तय कर लिया कि उनके लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य नहीं है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। सृजनात्मक निष्क्रियता का अर्थ है किसी भी प्रकार की कोई क्रिया ना होना। जहां क्रिया नहीं है वहां गति नहीं है, परिवर्तन नहीं है, विकास नहीं है। निद्रा की अवस्था में भी कोई विकास नहीं होता है, ना दुख अनुभव होता है, न सुख, और ना ही कोई सबक सीखने को मिलता है। हालांकि निद्रा शरीर की खोई हुई ऊर्जा वापस पाने के लिए आवश्यक है और कुछ प्राणियों को शीत निष्क्रियता में जाना पड़ता है। उन्हें उस निष्क्रियता में कोई हलचल नहीं होती है, उन्हें कठिन समय बीतने की प्रतीक्षा करनी होती है। इसी प्रकार कुछ लोगों के जीवन में ऐसा दुखद समय आता है जब लगता है कि सब कुछ थम गया, प्रगति की कोई आस दिखाई नहीं देती है। ऐसे समय में को सही यही समझ लेना चाहिए कि यह उनके जीवन में निष्क्रियता को आत्मसात करने का समय है। एक बीज सुप्तावस्था में रहने के बाद सही ऋतु आने पर अंकुरित होने और विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। और सीखना एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन में कुछ कर रहे हों तब भी सीखते हैं, कुछ ना कर रहे हों तब भी सीखते हैं। कभी कभी यह प्रत्यक्ष दिखता है जब जीवन में दुख की कालरात्रि आती है, तब भले ही लगे कि हम बेसुध हैं, परंतु अंतरतम में हमारे जीव शीत निष्क्रियता में पड़े पशु पक्षियों की भांति अनुकूल दिवसों की प्रतीक्षा में व्यस्त रहता है। और उस समय आप देखिए भी वह अपने आसपास से बहुत कुछ ग्रहण करता रहता है। जिजीविषा प्रकृति की ओर से सभी प्राणियों को मिला सबसे सुंदर उपहार है। प्रकृति रात्रि लाती है और जिससे हम अपनी समस्त ऊर्जा को बटोर कर पुनः लड़ने के लिए खड़े हो सकें। अतः यदि कभी भी जीवन में लगे कि सब कुछ थम गया, रुक गया, तो जानिए कि अभी सृजनात्मक निष्क्रियता की रात्रि है। सक्रिय जीवन का सूरज शीघ्र ही उदित होगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और देखिए एक और बात बताऊं, जब आप देखिए परेशानी आपके जीवन में खड़ी हुई हो तो मुझे लगता है कि उस समय सबसे अच्छी बात है कि आप लोग धैर्य रखिए और कुछ बातें समय पर छोड़ दिया करिएगा। ये सरलीकरण से दूर जीएसटी 2017 में आया था ना, जीएसटी, उसी की बात हो रही है। यह निराशाजनक है कि तमाम नियमों में संशोधन परिवर्तन के बाद भी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कराधान की व्यवस्था यानी जीएसटी सरलीकरण से दूर है। जीएसटी लागू हुए 8 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन एक बड़े कारोबारी वर्ग के लिए यह व्यवस्था जटिल
ही बनी हुई है। जीएसटी लागू किया जाना एक क्रांतिकारी कदम था। इसे लागू करते समय यह माना जा गया था कि इससे एक ओर जहां टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी, वहीं कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति मिलेगी। दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा नहीं हो सका और यह कहना भी कठिन है कि निकट भविष्य में ऐसा हो जाएगा। जीएसटी की जटिलता केवल इससे ही उजागर नहीं होती है कि एक जैसे उत्पादों पर अलग अलग दरें हैं, बल्कि इससे भी होती है कि कारोबारियों को उसके कई प्रावधानों को समझने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है और इससे आप देखिए उनके समय और धन की बर्बादी तो होती ही है, उनका सुख चैन भी चिंता है। इससे वे हतोत्साहित होते हैं और जीएसटी के पचड़े में पड़ने से बचते हैं। यदि जीएसटी चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसका एक कारण इस व्यवस्था के जटिल नियम भी है। जीएसटी के जटिल बने रहने का एक बड़ा कारण नौकरशाही का रवैया है, जो उलझाने वाले तौर तरीके अपनाने में माहिर है। वह विसंगतियां दूर करने के नाम पर ऐसे तरीके अपनाता है जिससे सरल चीजें भी कठिन हो जाती हैं। लगता है कि बीते वर्षों में जीएसटी में जो कर सैकड़ों सुधार किए गए, उन्हें अपनाते समय कारोबारियों के विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया या फिर उनके सुझाव को महत्व ही नहीं दिया गया है। यह समझा जाए तो बेहतर है कि कराधान की कोई व्यवस्था जब जटिल हो जाती है तो लोग उसके दायरे में आने से बचना पसंद करते हैं। वादा यह किया गया था कि जीएसटी के तहत कारोबारियों को केवल अपनी बिक्री का वितरण देना होगा, लेकिन अब उन्हें तमाम तरह की जानकारी देनी पड़ती है और यदि भ्रम पैदा करने वाले नित नए नियम के कारण तनिक भी देर हेर फेर हो जाए तो उसके लिए आफत बन जाती है। यहीं से भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश पैदा होती है, टैक्स चोरी के रास्ते खुलते हैं। आखिर इसका क्या उचित है कि यदि कोई कारोबारी किसी दूसरे से माल खरीदे और दूसरा समय पर जीएसटी रिटर्न न भरे तो पहले वाले का इनपुट टैक्स रिटर्न फंस जाएगा। यह तो करे कोई और भरे कोई वाला मामला है। सरकार इससे असंतुष्ट हो सकती है कि जीएसटी से प्राप्त राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन कारोबारी उससे असंतुष्ट नहीं है। क्या संतुष्ट नहीं है? इसके लिए अतिरिक्त जनता के लिए भी यह समझना कठिन है कि इस व्यवस्था में उसे क्या लाभ मिला है। यह प्रश्न भी अनुत्तरित है कि जीएसटी स्लैब कब कम होंगे। ये संसाधन आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में विकास संसाधनों पर निर्भर करता है। कृषि हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो या की शिक्षा, बगैर पर्याप्त संसाधन के विकास संभव नहीं है। विशेषकर राज्यों को संबंधित क्षेत्रों में यह देखने की खास जरूरत है कि राष्ट्रीय मानक की तुलना में उनकी क्या स्थिति है और उन्हीं मानकों पर विकास का आकलन किया जाता है। इसी को ध्यान में रखकर अब बिहार के तकनीकी शिक्षण संस्थानों की एकेडमिक ऑडिट की जानी है और इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के शिक्षण संस्थान होंगे। जाहिर कि इसका उद्देश्य इन संस्थानों की कमी को देखते हुए उनमें गुणात्मक सुधार किया जाना है। इंजीनियरिंग कॉलेजों या फिर पॉलिटेक्निक संस्थानों में यह देखा जाएगा कि राष्ट्रीय मानक की तुलना में 21 स्थिति में है। यह सर्वविदित है कि छात्रों पर शिक्षण संस्थानों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कई शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां नामांकन ही बहुत कठिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे संस्थान शिक्षण के उन मानकों को उच्च स्तर पर बनाए हुए हैं और जिससे बाजार की मांग के अनुरूप मेधा तैयार होती है। नवाचार के साथ साथ शिक्षण की गुणवत्ता से ऐसे संस्थान देश में ख्याति प्राप्त हैं। इसलिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थानों की एकेडमिक ऑडिट हो और यह भी देखा जाए कि संबंधित तकनीकी संस्थान नवाचार के मामले में किस स्थिति में है, क्योंकि आज नवाचार का युग है और इससे अध्ययनरत विद्यार्थियों को नई दिशा मिलती है। कोशिश ऐसी हो कि राज्यों के बहुतायत संस्थान देश में अपनी पहचान बनाए। क्या करें? पहचान बनाए। शहरों का घुटता आसमान। स्विट्जरलैंड की IQ ईयर संस्था द्वारा हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 के अनुसार 138 देशों की सूची में चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो गणराज्य के बाद भारत दुनिया का 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। इस तरह का आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इस तरह की जो रिपोर्ट आती है ना, उसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा आप लोग। रिपोर्ट में पता चला कि भारतीय शहरों में वायु की गुणवत्ता बदतर होती जा रही है। दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहरों का शामिल होना वाकई गंभीर चिंता का विषय है। और दिल्ली का हाल तो आप लोग देखते ही सांस लेना दुश्वार हो जाता है। यह दर्शाता है कि आधुनिक शहरों में चकाचौंध तो है, लेकिन अधिकांश शहरों का आसमान जहरीली हवा से घुटता जा रहा है। हालांकि शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ने के पीछे किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में वाहन से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाओं, निर्माण स्थलों की धूल, फसल अवशेष, पराली को जलाने और जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न प्रदूषक आप देखेंगे शामिल। जीवाश्म ईंधन का दहन भारत में ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसके जलने से हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये गैसें वायु प्रदूषण का कारण बनने के लिए साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देती हैं। वहीं औद्योगिक प्रदूषण भी देश में वायु गुणवत्ता के न्यूनीकरण के लिए जिम्मेदार रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद कल कारखानों
के विकास में आई तेजी से जहरीली गैसों के उत्सर्जन के लिए रास्ते खोल दिए। वायुमंडल में इसके बढ़ते संदेशाकेंद्रण के कारण वायु गुणवत्ता दिन ब दिन बदतर होती चली गई और इसके अलावा खनन स्थलों से निकलने वाली सिलिका धूल और कोयले की धूल स्थानीय वायुमंडल को प्रदूषित करती है। निर्माण स्थलों से सीमेंट, कंक्रीट और लकड़ी के बारीक कण हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। साथ ही वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन भी भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यातायात की भीड़, ईंधन में मिलावट और पुराने वाहनों के अधिक उपयोग के कारण वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। इससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। पराली जलाना भी देश के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक बन चुका है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे सामूहिक प्रयासों से ही दुरुस्त किया जा सकता है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत परिवहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिल को प्राथमिकता देना, पराली जलाने पर रोक, पौधारोपण को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ वायुमंडल के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न भी करने की आवश्यकता है। अब देखिए समस्या है तो उसका समाधान भी बता दिया गया। यही तो आप लोगों को लिखना है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो इसका PDF आपको एजुकेशन सर्कल है ना प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। एक कौशल विकास के बदलते पैमाने, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये उत्पादकता अथवा प्रगति का कौशल विकास के साथ एक नितांत गहरा संबंध है और किसी भी कार्य की सफलता उस कार्य को समर्पित किए गए परिश्रम के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह कार्य कौशल के किस स्तर के साथ संपादित किया गया। यह पूर्णतः निश्चित बात है कि केवल समय का निवेश करके कार्य में सफलता की अपेक्षा करना वर्तमान तकनीकी युग में सर्वथा अर्थहीन एवं अप्रासंगिक है। इसका कारण यह है कि आज का समय तकनीक की पीठ पर सवार होकर दौड़ रहा है। ऐसी स्थितियों में लक्ष्य की सफलता अथवा कार्य की उत्पादकता के लिए समय एवं श्रम निसंदेह जरूरी संसाधन है, किंतु इनके अलावा कौशल भी एक ऐसा आवश्यक कारक है जो कहीं ना कहीं कार्य की गति को तेज करते हुए सफलता की गारंटी तय करने का कार्य करता है। एक विस्तृत मंथन एवं अवलोकन के लिए कतिपय आंकड़ों एवं रपटों पर सम्यक दृष्टिपात की आवश्यकता है। हाल ही में ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडिया डिकेड शीर्षक से जारी की गई 2025 की VWorks की इंडिया स्किल रिपोर्ट में उजागर किए गए एक तथ्य के अनुसार भारतीय युवाओं की रोजगार योग्यता वर्ष दर बढ़ती जा रही है। 2024 की तुलना में इस वर्ष के आंकड़ों में 3.56% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के साथ ही भारत में रोजगार योग्यता का प्रतिशत 54.81 तक पहुंच गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 47.28% था और रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक दशक पहले भारत में केवल 33% युवा रोजगार की योग्यता रखते थे। 10 वर्ष में रोजगार योग्यता युवाओं के प्रतिशत में तकरीबन 21% की बढ़ोतरी निश्चित रूप से हमारी प्रगति का एक ठोस सूचक है। इसके अलावा QS की वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स स्किल इंडेक्स 2025 से रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पूरे विश्व में अमेरिका के बाद भारत की युवा ही सर्वाधिक कुशल है। इस रिपोर्ट का आप लोग उल्लेख कर सकते हैं। एक अन्य तथ्य है जो कि राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण है, वह है कि भारतीय युवा विज्ञान प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा इत्यादि के मामलों में वैश्विक स्तर पर एक अच्छे खासे पायदान पर अपने पांव जमाए हुए हैं। और इस रिपोर्ट में जहां अमेरिका 100 अंक के स्कोर करके शीर्ष स्थान पर काबिज है, वहीं आप देखेंगे कि भारत इसमें 99.1 अंक हासिल करके दूसरे स्थान पर। रिपोर्ट में यह भी कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में भारत विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं आगे है और आने वाले समय अपने साथ बेहद स्तर पर बदलाव की एक श्रृंखला का आगाज करने वाला है। इन परिवर्तनों में जो आगे होंगे वे कहीं ना कहीं विकास एवं प्रगति के नए मानक एवं कसौटियों को निर्धारित करेंगे। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी साक्षरता, रचनात्मकता, विश्लेषणपूर्ण सोच, निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने एवं करने की ललक है तथा जिज्ञासा, नवाचारमय गतिविधियां, साइबर सुरक्षा इत्यादि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भविष्य की प्रगति की कसौटियों को तय करने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कौशल की मांग में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2030 तक कर्मचारियों के मुख्य कौशल में 39% बदलाव आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? निश्चित रूप से नौकरियों और रोजगार की संख्या में वृद्धि होगी, किंतु उन नौकरियां अथवा उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल की प्रवृत्ति एवं स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इस वजह से भविष्य में स्किल गैप, कौशल अंतराल में भी वृद्धि का होने का खतरा आज जताया गया। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक 100 में से 59 लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है कि ऐसी समस्या नौकरी अथवा उद्यम के स्वरूप उसके जरूरी हुनर में परिवर्तन होने के कारण ही उत्पन्न होगी। रिपोर्ट के कुछ आप देखते हैं कि आंकड़े
यह भी संतोषजनक भी है। जैसे हालिया वर्षों में कौशल विकास के स्तर पर सुधार हुआ है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में जब कोरोना में ने लगभग पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लगभग 57% नियोक्ता कौशल अस्थिरता के प्रति आशंकित थे। हालांकि यह आंकड़ा वर्ष 2023 में गिरकर 44% तक आ गया। वर्तमान में भी लगभग 42% नियोक्ता आने वाले 5 वर्षों में योग्य कामगारों की उपलब्धता को लेकर चिंता जता रहे हैं। निस्संदेह आने वाला समय ऐसे कार्मिकों की मांग करेगा जो कौशल को लेकर पूरी तरह से प्रशिक्षित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। इसके लिए प्रशिक्षित, स्किलिंग और पुनः प्रशिक्षण, री स्किलिंग एवं अप स्किलिंग जैसी गतिविधियों की महती आवश्यकता है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 से लेकर अब तक इन गतिविधियों के प्रतिशत में 9% की वृद्धि हुई है। आज के समय में ज्यादातर कंपनियां विश्लेषण क्षमता से युक्त सोच को भविष्य का एक अनिवार्य कौशल मानते हैं। निश्चित रूप से भविष्य के समय एवं परिदृश्य के साथ तालमेल बैठाते हुए अपने अंदर नवीन कौशलों का विकास कर पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, किंतु यह बदलते वक्त की मांग भी है। और इस संबंध में भारत को लेकर वैश्विक सर्वेक्षणों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य एवं आंकड़े काफी हद तक सुखद एवं अच्छे हैं, क्योंकि भारत जो कि 2047 तक विकसित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने के लिए तीव्र गति से दौड़ रहा है। प्रौद्योगिकी, कौशल एवं नवाचार के मामलों में आज किसी से भी पीछे नहीं है। और आप देखिए, महज आवश्यकता है तो इस दौड़ को सतत बनाए रखने की, ताकि हम विकसित होती तकनीकी एवं अनवरत बढ़ते बदलते परिदृश्य के साथ अपने को लगातार समायोजित करते रहने में सक्षम हो सके। युवाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे उद्यमिता एवं रोजगार में कौशल के महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने स्तर पर उसका व्यवस्थित आकलन भी कर सकें। शिक्षा के आरंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों को तकनीकी के उभरते हुए क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हरित ऊर्जा इत्यादि से परिचित कराते हैं। वे इसके महत्व और आने वाले समय में वैश्विक आप देखते हैं कि क्या स्तर पर इनकी भूमिका के बारे में बताना चाहिए। इसी के तहत उपाय जब युद्ध स्तर पर अमल में लाए जाएंगे, तब जाकर ही आज का विद्यार्थी कल की योग्य, कौशल एवं कर्मठ युवा के रूप में परिणत हो पाएगा। और देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि कौशलता यानी कि आप देखिए, जहाँ कंप्यूटर्स की जानकारी होना चाहिए, अगर आप देखिए कोई कंप्यूटर का जानकारी नहीं मिल रहा है तो उसे कौशलता दी जाएगी ना, प्रशिक्षण दिया जाएगा ना कि वो कंप्यूटर चलाना जानता हो। तो आजकल आप देखते हैं, कहते हैं ना कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 का पेपर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर योग्यता, कौशलता ही नहीं है। एक तरह से जो योग्यता चाहिए किसी क्षेत्र में, वो नहीं है उसके पास। ऑनलाइन सुकून की तलाश के खतरे। इंग्लैंड की संस्था रिवीलिंग रियलिटी द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि बाहरी दुनिया के शोरगुल से स्वयं को बचाने के लिए युवा वर्ग ऑनलाइन सुकून की तलाश कर रहा है। युवाओं द्वारा वास्तविक दुनिया में लोगों से जुड़कर अपने मानसिक तनाव को कम करने, अंतर्मन को शांति प्रदान करने की प्रवृत्ति सने सने कम होती जा रही है। इसके बजाय वे अपनी उसी आभासी दुनिया में खुश हैं जो उन्हें महच्छदम सुखाभास कराती है। और जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं इंटरनेट मीडिया पर लोग सुकून की तलाश कर रहे हैं, वह प्लेटफॉर्म उनके परिवारों से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसका एक अन्य दुष्परिणाम यह भी हो रहा है कि युवाओं के अंदर जुए और फास्ट फूड, नशा, स्मोकिंग, एल्कोहल एवं अनेक अन्य बुरी लातें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से ये स्थितियां चिंताजनक हैं। यदि इन पर प्रभावी नियंत्रण ना लगाया गया तो भविष्य में इसके बेहतर घातक परिणाम सामने आएंगे। अनिद्रा, एंजाइटी, बेचैनी, मानसिक बीमारियां आदि कुछ ऐसी समस्याएं जो भविष्य में युवाओं पर हावी होने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की एक खास बात यह है कि ये युवाओं के लिए एक समूह की भांति कार्य करने, उन्हें इस आभासी दुनिया के पास में बहुत बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि हम इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई एक वीडियो अथवा रील देखना शुरू करते हैं और फिर कब घंटों बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। इन्हीं रील्स में तरह तरह के भ्रामक भावों एवं संदेशों को समाहित किया जाता है जो कि हमारे मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालते हैं। आज आवश्यकता है कि डिजिटल परिवेश एवं अपनी आवश्यकताओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करने की। इतना तो तय है कि यदि यह डिजिटल संजाल अनावश्यक रूप से हम पर हावी हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा नियंत्रण इस झूठी डिजिटल दुनिया के हाथों में होगा। मैंने आप लोगों से कहा भी है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव रहिए। आप लोग नेगेटिव ना सोचिए, नेगेटिव चीजें भी मत देखिए, क्योंकि उनका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। स्मार्टफोन का प्रयोग करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। लिहाजा व्यक्ति की मनोवृत्ति, भावनाएं, मिजाज और लत भी प्रभावित होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार यदि हम दिन में अनेकों बार अपना फोन चेक करते हैं तो फोन के खो जाने के ख्याल से ही घबरा जाते हैं। तो इस प्रभाव को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। वर्तमान में युवा मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं कंप्यूटर के एक हद से ज्यादा आदी हो चुके हैं। यह आदत उनकी शिक्षा एवं सेहत के साथ साथ अनेक अन्य गतिविधियों को भी प्रभावित कर रही है।
निश्चित रूप से इस परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन करने की महती आवश्यकता है। हमें इतना हर हाल में समझ लेना चाहिए कि सुकून किसी भी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो सकता है, और उसके लिए हमें अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर प्रकृति के समीप जाना होगा। अन्यथा ऑनलाइन सुकून की तलाश कहीं ना कहीं हमें मानसिक एवं भावनात्मक विकृति की तरफ ले जाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए आप लोग कुछ। ये आप देखें बजट आया हुआ है कहाँ का, हरियाणा का, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं हरियाणा के बारे में। चलिए पढ़ सकते हैं आप लोग। न्यायपालिका की जवाबदेही। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में जो आप देखें नकदी मिली ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। देश की जनता न्यायपालिका के प्रति गहरा विश्वास सम्मान रखती है, इसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने देना चाहिए। चलिए तो ये सब आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। बार बार हम लोग इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो देखिए क्या है कि अब वो फंसे हैं उसमें, तो उन पे आर्टिकल बार बार लिखे जाएंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और एक बार किसी भी टॉपिक चर्चा में तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लिया करिएगा। बाकी आर्टिकल लिखे जाएंगे तो पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं, वरना टाइम का बर्बाद नहीं करना है तो मत पढ़ा करिएगा। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।